नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 14 अगस्त 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रीबूटिंग द कोड, जो सीआरपीसी आईपीसी है उसको गवर्नमेंट ने काफ़ी उसमें बदलाव लाए हैं, उसके ऊपर है। जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड आर्टिकल हमारा ग्लेरिंग ओमिशन, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो पैनल बैठाया गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर आर्टिकल है। ये भी हमारा जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, बुलडोजिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो बुलडोजर कंसेप्ट फॉलो किया जा रहा है, बिल्डिंग को डेमोलिशन किया जा रहा है, घर को डेमोलिशन किया जा रहा है, उसके ऊपर है। ये हमारा जीएस पेपर 2 और 4, क्योंकि एथिक्स में कई बार केस स्टडी आती है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सी वैल्यूज यहाँ पे कंप्रोमाइज़ की गई हैं। या आपको सिंपल आ सकता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस हो, तो आपके सामने अगर इस टाइप की घटनाएं होंगी तो आप क्या एक्शन लोगे और कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स यहाँ पे आते हैं। चलिए पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल रीबूटिंग द कोड्स पे है। राइटर ये कह रहा है कि जो क्रिमिनल लॉ है उनको रिफॉर्म की ज़रूरत है, बट उनको पूरा ही नया बनाए और उनके नाम ऐसे रखें जो कि फेमिलियर ना हो, वो थोड़ा सा कंसर्न्स यहाँ पे जाहिर किया गया। काफ़ी लोग इस चीज़ में ऑल्दो एग्री होंगे कि लॉ का और होना, मतलब उसका अमेंडमेंट होना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब भी सोसाइटी में कोई चेंजेस आते हैं या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होते हैं, जैसे अभी डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार ला रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं। दूसरा, चेंज इन द सोसाइटी के जो नेचर में चेंज होते हैं, जैसे अभी होमोसेक्सुअलिटी को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, सेम सेक्स मैरिज भी अलाउ की गई, लिव इन रिलेशनशिप अलाउ की गई। तो जब भी सोसाइटी में चेंजेस होते हैं तो लॉ को ओवरहोल या चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि जो नाम होंगे वो ऐसे रख दो कि उससे उसका सब्सटेंस ही गायब हो जाए। तो वहाँ पे ये थोड़े से कंसर्न जाहिर किए गए कि जो ओल्ड लॉ हैं उनको रिटेन करने की भी कई बार ज़रूरत पड़ती है। पहला क्रिटिसिज्म तो अभी जो चेंजेस हो उसमें ये है कि जैसे आप देखो इंडियन पिनल कोड, उसका नाम रखा गया भारतीय न्याय संहिता। तो होता क्या है कि जो इस टाइप के हिंदी के शब्द हैं, कई बार तो लोगों को, आम पब्लिक को समझ में ही नहीं आते कि भारतीय न्याय संहिता है क्या, और इसके अंदर के प्रोविज़न भी अगर पूरी तरह हिंदी और इस लैंग्वेज में किए जाएंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। सेकंड, जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सीआरपीसी जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसका नाम रख के ये कर दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और तीसरा देखो, भारतीय साक्ष्य बिल, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872 का, उसका नाम चेंज करके भारतीय साक्ष्य बिल कर दिया। तो यही कह रहे हैं कि ये पूरे ही हिंदी नाम रखने अपने आप में इतने ज़रूरी नहीं थे जितने कि बाकी अंदर का जो इसका कॉन्टेक्स्ट था वो चेंज करना था, क्योंकि हर एक लॉ है। आप स्टेट में देखो कि जितने लॉ हैं स्टेट में उसके हिसाब से ट्रांसलेशन है। जैसे आप सदर्न स्टेट की बात करो, वहाँ लोकल जो लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या जो भी है, उसमें वहाँ पे जो लोकल लॉज उनको कन्वर्ट किया गया ताकि ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लोगों के लिए भी। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट है, उनके जो हिंदी नेम है वो अपने आप में यहाँ पे क्वेश्चनेबल हैं। जैसे कि हिंदी नेम एकदम से समझ में नहीं आएगा कि उसके हिंदी नेम का मतलब क्या है, क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है 1973 में सीआरपीसी जिसको लाया गया था, वो अपने आप में डिस्टिंक्ट थी, जो 1898 का वर्जन था, क्योंकि एज पर द सोसाइटल नीड्स उसको अमेंड किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव राइट ये कह रहा है कि जो हिंदी नेम है ना, वो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई डी एंजलाइजेशन, मतलब जो डी कॉलोनाइजेशन है या कॉलोनियल लीगेसी को हम शेड अवे करना चाह रहे हैं। ऑल्दो ये अटेम्प्ट दिख रहा है कि हम हिंदी नाम रख रहे हैं जो पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस का, लेकिन यही है कि मेन जो नए लोग अपने आप में ये देखते हैं कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज है अंदर की वो तो रिटेन की जा रही है, तो सिर्फ बाहर वाला नाम चेंज करने से उसका ऑब्जेक्टिव पूरी तरह हासिल नहीं हुआ। और ये अपने आप में डाउट क्रिएट कर रहा है कि जो चेंजेज हैं वो पूरे फ्रेश नहीं है, क्योंकि जितने अंदर में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, कुछ डिलीट हो रहे हैं, पर्पज़ तो सेम ही है, क्योंकि अंदर के जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जैसे सेडिशन एक्ट है उसको चेंज कर दिया आपने, दूसरे लॉ में प्रोविजन डाल दिए, क्योंकि पुराना लॉ था और उसको काफ़ी मिसयूज भी किया जाता था। तो अंदर के कुछ प्रोविजंस को अमेंडमेंट करने पे भी वो सेम ही पर्पज़ होगा, न कि सिर्फ नाम चेंज करने से। अब आप ये देखो जी, संहिताज का ये कह रहे हैं कि इसको जो स्क्रूटिनी करने की ज़रूरत है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा करने की ज़रूरत है, तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस मानी जाएगी, अदरवाइज ये चीज़ें थोड़ी सी इनएडेक्वेट होंगी। अब सब्सटेंस की बात करते हैं। जैसे सिडिशन है, सिडिशन को जो अभी डिलीट किया, ये अपने आप में एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि उसी के पैरेलल एक नया लॉ है, नया नहीं पुराना लॉ है, सेक्शन 150, उसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई थी। जैसे सिडिशन में क्या है कि सिडिशन बाई द वर्ड स्पोकन, रिटन, साइन, अगर आप कोई भी डिसअफेक्शन प्रमोट कर रहे हो
जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या कोई हेटेड या कंटेम्प्ट कर रहे हो तो उससे होता है। और इसमें क्या है कि नए वाले सेक्शन में कि जो सेसेशनिज्म, मतलब अगर कोई स्टेट सेपरेट होना चाह रहा है, हिस्सा अपना अलग करना चाह रहा है इंडिया से, सेपरेटिज्म, अपना कोई टुकड़े को बिल्कुल अलग से स्टेट बनाना चाह रहा है, या कोई आर्म्ड रिबेलियन, ये वाली चीज़ें इसमें सेक्शन 150 में ऐड की गई हैं। और इसमें जो सबवर्सिव एक्टिविटी हैं कि कोई स्टेट को ओवरथ्रो करना चाह रहा है, उनको भी इसमें डाला गया है। और वो सारे प्रोविजन जो हमारे कंट्री की सोवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को इन डेंजर, मतलब नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं। बट राइटर ये कह रहा है कि इन टर्म्स को कभी भी मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये टर्म भी काफ़ी ब्रॉड है, सोवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब इनके नाम पे सेक्शन 150 को भी मिसयूज़ नहीं किया जाना चाहिए। जैसे सेडिशन को मिसयूज़ किया जाता था, उसमें वर्ड थे डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो इसमें कोई भी बात थी, हेटेड एंड द कंटेम्प्ट, अपने आप में ब्रॉड प्रोविजन थे। तो राइटर ये कह रहा है कि जो सेडिशन में वर्ड थे, ऑल्दो उनको भी हटा दिया सेडिशन को, लेकिन 150 में भी इस टाइप की चीज़ें हैं, उनको मिसयूज़ न होने दिया जाए। सेकंड बात कर रहे हैं कि जो मिसयूजेबल प्रोविजन है नए लॉ में सेक्शन 195 और इक्वलेंट टू सेक्शन 153B ऑफ द आईपीसी, मतलब इसको चेंज करके ये वाला डाला गया है। इसमें ये बताया कि जो फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारी सोवरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को जियोपार्टाइज या नुकसान करने की कोशिश करेगी, तो उसमें आपको एक पेनल प्रोविज़न है। थर्ड बता रहे हैं कि जो मॉब लिंचिंग एंड ऑर्गेनाइज क्राइम, ये अपने आप में वो है कि बहुत अच्छा स्टेप लिया कि इनको भी सेक्शन में डाला गया और हेट स्पीच वाले को यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि जो प्रोसीजर कोड है वो अपने आप में ये बताता है कि जो कंडक्ट ऑफ द ट्रायल है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन द एब्सेंटिया, इसमें ये कह रहा है कि जो ट्रायल कंप्लीट की जाएगी जब कोई गुनहगार है, अगर वो एब्सेंट भी है तो उस टाइम पे उसके एब्सेंट में भी इसको ट्रायल को कंडक्ट किया जा सकता है। पहले क्या था कि इंडिविजुअल को वहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद में ट्रायल स्टार्ट होती है, बट इसमें प्रोसीजर कोड में ये है कि अभी ट्रायल एब्सेंट में भी की जा सकती है। दूसरा क्या था, जब भी कोई प्रॉपर्टी का सीजर हो रहा है तो उस टाइम पे वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कितनी चीज़ें वहाँ से रिकवर हुई और एक प्रॉपर एविडेंस के साथ में हो। ये अपने आप में दिखा रहा है कि अथॉरिटीज़ के पास में 120 दिन का टाइम दिया गया कि उनको सैंक्शन दे सकते हो कि आप कोई प्रॉपर्टी सीज कर सकते हो, बट उसकी वीडियोग्राफी हो। दूसरा रिमांड प्रोविज़न की बात करें कि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि पुलिस की रिमांड 15 दिन की जो लिमिट थी पहले, उससे भी ज़्यादा दे दिया, तो इसमें क्रिटिसिज्म है कि कई बार इसका मिसयूज़ हो रहा है। तो राइटर ये कह रहा है कि नए लो जो कानून है ना, उनकी क्रिटिकल सिक्योरिटी नहीं ज़रूरी है, बट जो नए नाम रख के उसका आप पर्पज़ हासिल नहीं कर सकते, आपको कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ेगा, आपको उसका जो सब्सटेंस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लेरिंग ओमिशन से है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था उसमें बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था हम उसको नहीं मान रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड करने की बात की थी पैनल में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स और चेयरमैन को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि गवर्नमेंट को जो टॉप कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको फॉलो करना चाहिए था, मतलब उसको वायलेशन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था कि 3 मेंबर पैनल होगा जिसमें मेजोरिटी एग्जीक्यूटिव की होगी अपॉइंटमेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए। अब इसमें यही था कि ऑल्दो इस बात से तो ऐसा नहीं हो रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस है, जो अपने आप में वॉच डॉग है अपने डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि ये फ्री फेयर एंड टाइमली इलेक्शन कंडक्ट करता है और हमारी डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है। तो ये कह रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी है इससे तो इसे कोई दिक्कत नहीं आ रही कि इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आए, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया उसमें जो कमेटी है वो कमेटी में कौन है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन है एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है। और ये उस जजमेंट के बिल्कुल काउंटर है जो कोर्ट ने बोला था कि एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल होगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने जो बिल किया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं भी मेंशन नहीं है। और सिमिलर टाइप के रिकमेंडेशन बाकी कमेटीज ने दी, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी ने बोला था, उससे पहले जस्टिस तारकुंडे कमेटी ने भी इसी बात को कहा था कि एक इंडिपेंडेंट पैनल होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका मेंबर रहेगा, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है वो तब तक उसको मानना चाहिए था जब तक पार्लियामेंट उसका पूरी तरह से लॉ न बनाए। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव की मेजोरिटी यहाँ पे रिटेन की, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑब्वियस सी बात है कि जो कोर्ट की रिकमेंडेशन है और कमिटीज़ की रिकमेंडेशन है उसके प्रति पूरा डिसरिगार्ड यहाँ पे दर्शाती है। दूसरा ये कह सकते हैं कि जो CJI की प्रेजेंस है वो
ये भी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस होगी तो अपने आप में ये होगा कि आपने तो पहले ही जुडिशल स्क्रूटिनी यहाँ पे दिखा दी, और जुडिशल स्क्रूटिनी कम होनी चाहिए जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है, कोई पैनल बनाता है, उसमें कोई कमियां नज़र आती हैं, कोई स्क्रूटिनी की ज़रूरत है, तब जुडिशरी का रोल आता है। लेकिन फिर भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सिर्फ इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करती, बट अपने आप में इसका एक क्वैसी जुडिशल रोल भी है। मतलब यहाँ पे जुडिशरी का मेंबर्स की या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पैनल में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपने आप में ये दिखा रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव का वर्चस्व इसके ऊपर ज़्यादा होगा तो ये आइसोलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसको इंसुलेट होने की ज़रूरत है, मतलब कि इसके अंदर इंटरफ्रेंस ना हो, क्योंकि इसका काम पूरा इंडिपेंडेंट, फ्री, फेयर, टाइमली इलेक्शन कंडक्ट कराना, ताकि हमारी डेमोक्रेसी में लोगों का ट्रस्ट बना रहे। दूसरा क्या है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अपने आप में एक नॉन पार्टीजन, मतलब किसी पार्टी के प्रति इसका फेवर नहीं होता, और इंडिपेंडेंट, मतलब इसका अपॉइंटमेंट और बाकी चीज़ें पूरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है उसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। क्योंकि इसका जो रोल सिर्फ इतना नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन को कंडक्ट करना, हमने कितना देखा कि लोगों का पार्टिसिपेशन इंडिया में नियर बाई 70 से 75% तक लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये फ्री, फेयर और कन्वीनियंट नेचर है इसकी, इसमें कोई धांधलीबाजी के चांसेस कम होते हैं जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अच्छे से काम करता है। जैसे टी सेशन के टाइम पे था कि कितना था, पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके नाम से डरते थे कि बहुत ही ईमानदार और काफ़ी इंटीग्रिटी वाले पर्सन थे, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स को बिल्कुल डेमोक्रेसी उपजाऊ करने के लिए यूज़ किया। सेकंड, आप देखो कि कुछ एक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 2019 में जब इलेक्शन हुए थे तो पहली बात तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट ही काफ़ी लेट किया गया, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग पे क्वेश्चन उठते हैं। दूसरा कह रहा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन किया है जब इलेक्शन का टाइम था, तो अपने आप में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, क्योंकि यहाँ पे जब आचार संहिता बोलते हैं इसको, जब आचार संहिता लग जाती है तो उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें आप अनाउंस नहीं कर सकते, कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, कोई प्रोजेक्ट को आप वो नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि रूलिंग पार्टी को एक फेवरेबल पोजीशन मिल जाती है। तो ये वाले एलिगेशन लगे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थोड़ा सा फेवरेबल ट्रीटमेंट दे रही रूलिंग पार्टी को। और दूसरा क्या है कि वीडेम इंस्टीट्यूट है स्वीडन का, इसने एक रिपोर्ट निकाली थी डेमोक्रेसी के ऊपर, और उसने डेमोक्रेसीज को कन्वर्ट करता तो इंडिया को इसने इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी बोला, कि इलेक्शन हो रहे हैं बट यहाँ पे ऑटोक्रेसी है। तो इससे ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी पे ही क्वेश्चन उठता है। और अभी नेक्स्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, तो इसका जो पैनल है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका मेंबर होना चाहिए। दूसरा, आप देखो कि जो कॉन्स्टिट्यूंट बेंच है जिसने जजमेंट दिया, रिकमेंडेशन दी है, ये चीज़ें कम से कम गवर्नमेंट को अपने बिल में शामिल करनी चाहिए थी। उसके बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी और बाकी कमेटी उसके ऊपर डिस्कस करती, दोनों हाउसेज में डिस्कस करते, फिर ये फाइनल होना चाहिए था, रेदर देन डायरेक्टली डिसरिगार्डिंग कि नहीं हमारी जो आपके कॉन्स्टिट्यूंट बेंच की रिकमेंडेशन हम उनको शामिल नहीं करेंगे। अब अपोजिशन के ऊपर है कि वो इंश्योर करे कि जो बिल अभी इंट्रोड्यूस किया जाता है पूरी तरह डिस्कस किया जाए और मॉडिफाइड किया जाए, ताकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए जो पैनल बना है उसमें जुडिशरी के मेंबर भी शामिल हों और इसकी प्रोसेस बिल्कुल फेयर हो। ये हमारा आर्टिकल था। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बुलडोजिंग द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पे है, क्योंकि अब ये कहते हैं कि भाई जो लोग सोसाइटी में अनरेस्ट या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ऑल्दो उनको लॉ के हिसाब से उनको पूरी तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए और पनिशमेंट देने की ज़रूरत है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं वो किसी रिवेंज के हिसाब से काम करें। इससे क्या होगा कि जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है वो बिल्कुल कलरेबल हो जाएगा कि आपने रूल ऑफ लॉ को वायलेट किया है। क्योंकि आप एक तरफ देखो कि अगर बुलडोज या किसी का घर गिरा जाता है तो जो फैमिली या नेबर्स है उनको एकदम से घर से बेघर हो गए, मतलब वो शेल्टर ही नहीं मिला तो रहेंगे कहाँ पे। अब रिसेंट एग्जांपल दिए जाते हैं नूह और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में, जो काफ़ी अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुआ, आपस में हिंदू मुस्लिम या बाकी कम्युनिटीज़ के क्लैश हो गए थे। उसमें आप देखो कि पॉलिटिक्स में सेम चीज़ें हो रही हैं कि ये बुलडोजिंग वाली चीज़ें यहाँ पे विटनेस की गई हैं। मतलब जितने डेमोलिशंस हैं, उनके बिजनेस हाउसेज हैं, उनको अगर डेमोलिश किया जाएगा, स्पेशली कि जो क्रिमिनल केसेस जिनके ऊपर आरोप लगे हैं या कोई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, तो अपने आप में ये दिखा रहा है कि ये कम्युनल सेंसिटिविटी, मतलब एक कम्युनलाइजेशन, मतलब आपस में कम्युनिटीज़ में एक दरार डालने वाली चीज़ें हैं और ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ को वायलेट कर रहा है। क्योंकि अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है तो उसको एज पर दी लॉ पनिशमेंट दी जाए, रेदर देन उसके घर बार और बिजनेस को डेमोलिश किया जाए। और पंजाब और हाई कोर्ट ने इस चीज़ को बहुत ही तगड़े तरीके से रिप्रेजेंट डाला है कि विदाउट जुडिशल नोटिस, मतलब उन्होंने खुद ही ये बताया कि जो डेमोलिशन ड्राइव है
वो आपने बिना लॉ के और कोई नोटिस के दिया है, तो इन्होंने जुडिशरी ने खुद ही जुडिशियल नोटिस ले लिया सुयो मोटो कि डेमोलिशन ड्राइव को आप बंद कीजिए। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि क्या ये इतनी क्लिनसिंग का तो एग्जाम्पल नहीं है कि पार्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में कुछ हो रहा हो और स्टेट के द्वारा किसी कम्युनिटी के प्रति कोई ऑपरेशन किया जा रहा हो। अब थोड़ा सा इंडियन लॉ की बात करते हैं कि इतनी क्लिनसिंग तो कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा कि भाई कौन सी कम्युनिटी को आप क्लिनसिंग कर रहे हो या नुकसान पहुंचा रहे हो, ना तो इंडियन पेनल कोड में है, ना इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन इसके थोड़े बैकग्राउंड में बात करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन ने कमीशन अपॉइंट किया था 1992 में। उस टाइम में इन्होंने बताया था कि इतनी क्लिनसिंग है क्या, क्योंकि जो 5 मेंबर कमीशन थे उसने डिफाइन किया था कि इतनी क्लिनसिंग ये होती है कि कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी या कुछ भी जिसके कारण किसी पार्टिकुलर इतनी या रिलीजियस ग्रुप को वहाँ से हटाना, और कैसे हटाना, पूरा वायलेंट तरीके से, टेरर की तरह, जैसे आप देखो बुलडोजिंग वाला कंसेप्ट हो रहा है या लोगों वहाँ से भगाया जा रहा है, और किसी पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में किसी मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में होकर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी आप पूरा हटा रहे हो, तो अपने आप में इतनी क्लिनसिंग है। दूसरा इसने ये भी बताया कि जो स्टेट के एक्शन है, जैसे मान लो किसी को अरेस्ट कर लिया, कई बार आपने देखा हो कि अरेस्ट कर लिया और विदाउट एनी, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में होता है, ऊपर से सेडिशन के चार्जेस होते हैं, यूपा में लोगों को डाला जाता है, तो इस टाइम में अगर अरेस्ट करोगे, डिटेंशन करोगे, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाओगे या डिस्प्लेस कर दो लोगों को, तो ये सारे एक्शन है, ये अपने आप में एक इतनी क्लिनसिंग में लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किए थे इंटरनेशनल कमीशन में। दूसरा आप देखो कि सिविलियन पॉपुलेशन, जैसे रोहिंग्या कम्युनिटी है, कितने ज़्यादा वहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं। सेम सिंगली कम्युनिटी साथ में आप देखो, तमिल कम्युनिटी साथ में, श्रीलंका में वही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें यही बोला गया कि ये अपने आप में इतनी क्लिनसिंग ही बोली जाएगी। और ये किसको वायलेट करिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसके पार्ट 3 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और स्पेशली आर्टिकल 21 को पूरी तरह से वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि आर्टिकल 2 to 6, क्योंकि स्टेट हाई कोर्ट के पास में पावर होती है रिट जुडिक्शन, और रिट में किस में होती है, फंडामेंटल राइट एंड एनी अदर लीगल राइट, दोनों में रिट जुडिक्शन इशू कर सकते हैं हाई कोर्ट अंडर द आर्टिकल 2 to 6। आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट कर सकता है ऑल ओवर इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लॉ एंड प्रोसीजर देख लेते हैं इंडिया में कैसे लॉ को फॉलो किया जाता है। हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया कि जो डेमोलिशन ड्राइव है वो आपने कैरी आउट की है, न तो उसमें कोई डेमोलिशन ऑर्डर दिया गया है, न लोगों को कोई नोटिस दिया गया, न कोई प्रायर सूचना दी गई, तो अपने आप में ये वायलेट कर रहा है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। और ये हमारा फंडामेंटल राइट का कोर थीम है, क्योंकि आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान को उसकी ज़िंदगी और उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी और उसकी लिबर्टी का हनन नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि जो भी आप करोगे, किसी की लाइफ लेनी, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की है, कोई मर्डर किया या कोई डकैती किया, कोई टेरर अटैक किया, तो उसको अगर फांसी दी जाएगी तो एज पर लॉ और प्रॉपर प्रोसीजर ही फॉलो किया जाएगा। और हमने क्या किया, 1978 में मनेका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को और वाइड कर दिया, और हम प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ से पहुंच गए प्रोसीजर ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ड्यू प्रोसेस के ऊपर अभी 2023 के प्री में क्वेश्चन आया था। ये क्या होता है, ये बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस होता है, जहाँ पे लॉ का सिर्फ ये प्रोसीजर नहीं देखा जाता, बट लॉ फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, मतलब ये चीज़ें भी साथ में ली जाती हैं। तो अब आप देखो कि आर्टिकल 21 को कोर्ट ने इतना वाइड कर दिया, लेकिन फिर भी अगर बुलडोजिंग जैसे एक्ट होंगे तो ऑब्वियसली ये ह्यूमन राइट का और फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्योंकि जो आर्टिकल 21 है इसको इतना एक्सपेंड किया गया और फिर भी उसका अगर वायलेशन हो रहा है तो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक ब्लोट है, उसके डिसरिगार्ड किया जा रहा है। यहाँ पे एक और मस्त कंसेप्ट आता है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, जो कानून में लिखा है उसको फॉलो किया गया, मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ या ड्यू प्रोसेस लॉ। रूल बाय लॉ मतलब आप फोर्सफुली जो स्टेट एक्शन लेता है, जो आउट ऑफ रूल चीज़ें करता है, उसको बोलते हैं रूल बाय लॉ। क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ तो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था, केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर मतलब सर्टेन ऐसे स्ट्रक्चर और कुछ फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनको चेंज करोगे तो उसके ऊपर जुडिशल रिव्यू होगा। तो उसमें वही है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बिल्कुल बेसिक फीचर हमारे संविधान का, लेकिन रूल बाय लॉ है ये तो इसके बिल्कुल विपरीत है।
क्योंकि रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, जो गवर्नमेंट रन होती है लॉ के द्वारा, किसी इंसान के द्वारा नहीं होता, क्योंकि इंसान की तो अपने खुद की डिस्क्रिप्शन होती है, खुद की विम्स एंड फैंसी होती है, लेकिन कानून तो कानून के हिसाब से चलते हैं। अब थोड़ा रूल ऑफ लॉ को इतिहास की बात करते हैं कि मैग्ना कार्टा माना जाता है 1215 में जो हुआ था, उस टाइम पे जो इसका आर्टिकल 39 था उसने इस्टेब्लिश किया था रूल ऑफ लॉ को। उसमें बताया था कि जो बिल्कुल फ्री आदमी है न तो उसको कभी आप एक्साइल कर सकते हो, न जेल में डाल सकते हो, न उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान कर सकते हो, न उसको कहीं भेज सकते हो, एक्सेप्ट द लॉ जजमेंट ऑफ हिज पियर्स एंड द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब जो वहाँ की धरती का कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। और ये देखो उसी से हमने सिविलाइजेशन जर्नी को फॉलो करते हुए आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ये हमने वैसे ही डाला, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन एक्सपेंड भी कर दी। जैसे बताया ना कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से हम कहाँ पहुँच गए, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। और ये प्रोग्रेसिव जर्नी थी, ये अपने आप में ये थी कि जो रूल बाय लॉ है ये अपने आप में एक बारबेरिकली रिवर्स हो जाएगा। मतलब ये तो फिर से हम अपना सिविलाइजेशन को रिवर्स करके हम बिल्कुल गंवार वाली बातें कर रहे हैं, रूल बाय लॉ हो जाएगा। क्योंकि रूल बाय लॉ में खुद ही दिखा रहा है कि जब लॉ को यूज़ किया जाता है किसके लिए, या तो लोगों से सप्रेस किया जाए, अप्रेस किया जाए, सोशल कंट्रोल किया जाए, जो भी पॉलिटिकल एजेंडा, जैसे अभी आप देखो यहाँ वाला एग्जाम्पल बुलडोजिंग वाला कर लो, या कोई और मॉब लिंचिंग हो रही है, काउ विजिलेंटे हो रहा है, तो मतलब अगर पॉलिटिकल एजेंडा वोट बैंकिंग को आप अगर अचीव करना चाह रहे हो और इस चीज़ को यूज़ किया जाए तो उसको बोलते हैं रूल बाय लॉ। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है, जब भी आप भाई किसी एक घर या बिल्डिंग को डेमोलिश कर रहे हो उसमें अगर नोटिस ही इशू नहीं करोगे और लोगों की सुनवाई नहीं करोगे तो अपने आप में ये बहुत ही वो दिखा रहा है यहाँ पे जुडिशल के इंटरफेरेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। और ये अपने आप में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है उसको भी डीलेजिटिमाइज कर रही है कि एक लेजिटिमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो नहीं किए जाएंगे, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होगा, तो अपने आप में ये इसका वायलेशन है। अब इसमें देखो कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, बाकी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ये बुलडोजिंग को तो अपना एक स्टेट की पॉलिसी बना दिया कि अगर जो भी क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस, उनके घर बार बिल्डिंग को तोड़ो, यही उनका सुधारने का तरीका। और हरियाणा के होम मिनिस्टर ने रिसेंटली सेम ही चीज़ किया कि बुलडोजर को अपने पार्ट ऑफ इलाज, मतलब कि यही ट्रीटमेंट है इनका, तो ये चीज़ फॉलो की जा रही है। दूसरा क्या है कि जो जुडिशल ऑर्डर है पंजाब और हाई कोर्ट ने किया है, अगर इसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि विदाउट नोटिस आप किसी घर को या इमारत को नहीं गिराओगे, तो अपने आप में लोगों के लिए थोड़ी सी राहत मिली है। और इसमें ये है कि दूसरा देखो आप कि वर्बल और नॉन वर्बल भी थ्रेट कई बार दिए जाते हैं इलेक्टेड मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि उनको इस चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप ये देखो कि जनता ने उनको चुना और रिप्रेजेंटेटिव हैं और उन्होंने एक ओथ लिए, ओथ में साफ साफ ये लिखा होता है कि आप संविधान को फॉलो करोगे, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करोगे, तो उसका भी ये वायलेशन दर्शाता है। अब जस्टिस कैसे अचीव हो, सबसे पहले तो यही वाली बात फिर से रिपीट करा राइटर की, जो सोसाइटी में अनरेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कर रहे हैं या कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट है उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ को इस तरह यूज़ करे कि उसकी पावर को मिसयूज़ करे और किसी फैमिली को सेल्टरलेस कर दे। अब हरियाणा का एग्जांपल यहाँ पे दिया जाता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर ने कुछ एक्सरसाइज ली जिसमें विलेजर्स देखो जो बिल्कुल गरीब थे, उन कम्युनिटीज़ को अपने आप में एक राइवल माना गया, वो घर से निकल गए। तो जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में लिखा है जैसे फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, प्रेम्बल में लिखा है, तो उसका तो अपने आप में वायलेशन हो गया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, तो ये बहुत ही दूर चली गई ये बातें। दूसरा ये कि बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की कि जस्टिस मस्ट नेवर टेक द फॉर्म ऑफ रिवेंज। जो जस्टिस होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बदला लेना है, भाई एक कम्युनिटी ने कोई गलत किया तो दूसरी उसके अगेंस्ट में सेम करेगी तो बदला हो गया। क्योंकि अब इसमें देखो कि पुलिस ने कई बार देखा गया कि कानून को अपने हाथ में लिया या कई बार फेक इनकाउंटर कर दिया, तो वो चीज़ें ये दिखाती हैं कि जस्टिस तो अपने आप में एक रिवेंज का काम कर रहा है। क्योंकि जब स्टेट ही ऐसा करने लगेगा कि पार्टिकुलर कम्युनिटी और रिलीजन के बेस पे, इथनिसिटी या कास्ट के बेस पे अगर उसको प्रोसिक्यूट करेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वहाँ पे ब्रेक डाउन ही हो गया, मतलब अपने आप में एक इमरजेंसी की सिचुएशन वहाँ पे आ गई। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उनकी एक ड्यूटी बनती है, मोरल ड्यूटी, उनकी लीगल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी, कि वो ऐसे इंसिडेंट को हटाएं, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो रिपब्लिक मतलब रूल ऑफ लॉ के ऊपर ही स्थित है। ये तीनों आर्टिकल हमने डिस्कस किए। ये था आज का हमारा एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।